हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार। क्यूरोसिटी मंत्रा पर आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज। इस संजीवनी सीरीज में बोर्ड एग्जाम्स की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। यहां में इसमें आप अब तक मैथ्स की एक क्लास देख चुके हैं, एक क्लास आप फिजिक्स की देख चुके हैं, और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए जहां आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर यानी स्थिर वैद्युत बल को लेकर बहुत सारे सवाल करवाए गए हैं और आपके छोटे छोटे जो डाउट्स वहां से बनते हैं वो सब कुछ कवर किया गया है। अच्छा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमने पढ़ा क्या क्या था। देखिए, तो अब तक आप जो पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज, यानी आवेश क्या है। आप पढ़ चुके हैं आवेश क्या है, चार्ज क्या है, जिसमें यह पढ़ा था कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। उस किसी भी पदार्थ की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये सारी बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में जो आपने पढ़ा था वो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, जिसके को चेंज करके हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। यहां से हमने कुछ सवाल किए थे जिनमें यह कहानी बन रही थी कि F Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल हो। उस प्रॉपर्टी से जो दो बातें निकल कर आई थी वो ये थी कि सबसे पहले तो F अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, और Q1 Q2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा। हमने पढ़ा था कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। और अगर ऐसा है तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में, यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका कैसा होगा भाई, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा यानी आकर्षण का बल लगेगा। और अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी वो फोर्स, या और ऐसा कब हो सकता है भाई, 0 से ज्यादा यानी दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, है ना। उस कंडीशन में मतलब इसमें से एक जो वैल्यू होनी चाहिए, एक जो वैल्यू होगी वो या तो दोनों ही प्लस के हो या फिर दोनों ही माइनस के हो। और जब सेम चार्जेस हो तो उनके बीच में जो है रेपल्सन का फोर्स काम करता है, उनके बीच में रेपल्सन का फोर्स काम करता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। ये आपने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि F किस तरीके से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, फोर्स की वैल्यू, अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको लेकर एक फॉर्मूला भी बनाया था हमने, F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, है ना। आपसे कहा था, बहुत सिंपल सी बातें थी भाई। कहानी इतनी थी कि अगर मैंने कहा, मान लीजिए इसी को लेकर मैं जो हमने सवाल किए थे उन्हें ये था कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो डबल डिस्टेंस का स्क्वायर यानी फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया तो फोर्स बल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो वो बेसिक कहानियां थी, यहां तक हमने पढ़ा। हमने एक और चीज पढ़ी थी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाई, है ना। हमने एक और चीज पढ़ी थी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी हमने पढ़ा। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कहानी क्या थी भाई, कि किसी एक चार्ज सिस्टम में, किसी भी एक चार्ज सिस्टम में किसी एक पर जो फोर्स लगेगा वो उस पर लगने वाले अलग अलग चार्जेस की वजह से जो उस पर फोर्स लगा उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब कोई भी निकाय है, उस निकाय में किसी एक पर फोर्स लगाना है तो बाकी सब मिलकर इस पर जो ताकत आजमा रहे हैं, है ना, ये सब मिलकर जो इस पर ताकत आजमा रहे हैं, उनकी अलग अलग ताकतों को जोड़कर जो फोर्स लगेगा वही उसकी आखिरी फाइनल परिणामी बल होगा। मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर कोई चीज जो है आपको एक डिब्बा दे दूं और कोई इधर से लाते मार रहा है, उधर से हाथ मार रहा है, तो ओवरऑल उसकी शक्ल खराब हो जाएगी ना। तो वही चीज है कि फाइनली देखने पे जो अलग अलग सब लोगों ने अलग अलग उस पर जो
ताकत लगाई, वो ताकत जो है नेट फोर्स उसकी बन जाएगी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे पढ़े, देखिए आज हमें इस क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो फोर्स इंटू चार्ज होगा, फोर्स अपॉन चार्ज होगा, चार्ज अपॉन फोर्स होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, ये बताना है। लेकिन इस पर बात करें उसके पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। यहां से देखिए, मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और इसको जानने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ना, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और भी बहुत कुछ समझे। पहले तो क्या कहानी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की? द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा समझो, हिंदी में कहते हैं कि कोई भी आवेशित पिंड है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। समझो, मैं कहता हूं भाई साहब, किसी भी चार्ज के चारों ओर का इलाका है ना भैया, इलाका है ना, ये अपन का इलाका सुंदर भाषा में कह रहे हैं क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं रीजन, है ना, और दूसरे नामों में कहते हैं फील्ड, है ना भाई। इलाका मत लिख दियो, है ना, नहीं एग्जामिनर तो मैं इलाका देख के बर्बाद कर दे ना, इलाका नहीं लिखना, क्षेत्र, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज के चारों ओर का एरिया, चार्ज के चारों ओर का एरिया, चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश, दूसरा चार्ज, है ना भाई साहब। मतलब ये इन भाई साहब का इलाका है, इस इलाके में जब कोई दूसरा आएगा, है ना, इस इलाके में जब दूसरा आएगा तो क्या होगा? वो या तो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, या फिर इसे लात मार के जब ये भगा देगा ना, धक्का खाएगा, बाहर निकल जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई, किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। नहीं समझे? किसी चार्ज के अराउंड वह रीजन जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रेपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा खास तौर पे रात में क्या होता है, कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते दूसरी जगह जाते हैं, जब मतलब दूसरे के इलाके में घुस गए तो सारे कुत्ते इकट्ठे होकर उसे मारने आ जाते हैं। क्यों? वो जो दूसरे इकट्ठे होकर मारने आ रहे हैं ना, वो उनका इलाका है। तुम इसको कुत्ता समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं समझना, गंदी बात नहीं, ऐसी बातें नहीं करते भाई साहब। सुनो ध्यान से, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड वह रीजन जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रेपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं दिखने तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये जो चार्ज है, ये किसी दूसरे चार्ज पर कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, उसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। ये जो आवेश है, ये किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगा पा रहा है, या ये समझे कि कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। और मान लो कि ये जो बाहर वाला चार्ज है, उसे हम टेस्टिंग चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? ध्यान देना, Q0। भाई साहब ये सीरीज ना, जिसने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी रामबाण इलाज है भाई साहब, ये ध्यान से समझ लो। Q0 जो है क्या है? इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। वैसे तो ये प्लस का होता है, इसलिए धन परीक्षण आवेश कह देते हैं।
धन परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, जो बोलना चाहते हो बोल लो। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो इसने F फोर्स एक्सपीरियंस किया, किसने? Q नॉट चार्ज ने। तो एक्सपीरियंस फोर्स और उस Q नॉट चार्ज का रेशियो यानी बल जो अनुभव किया जा रहा है इस आवेश के द्वारा, वो बल और उस आवेश के परिमाण की निष्पत्ति यानी अनुपात, है ना। इस लाइन को हिंदी में निष्पत्ति भी कहते हैं, अनुपात तो बोलते ही हैं पर निष्पत्ति भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। और अगर इसके सर पे बाल यानी अगर यहां वेक्टर आ गया तो यहां पे भी वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो भाई दो बातें सीखी आपने। क्या? पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसका रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा है भैया, अब इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टाइम दे सकें, है ना, क्योंकि आपको क्लास ऐसी चाहिए कि आप बोर्ड के एग्जाम में लिख सको, है ना। तो उतना ही देखेंगे पर सब कुछ कवर करेंगे ताकि पेपर में लिख पाओ। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हिंदी में बोल दो, हिंदी में बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, एक बात तो पहले ही सीख ली थी कल कूलाम लॉ से। मान लीजिए कि यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है। अब क्या हुआ, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे नहीं निकाल पाएंगे। क्या कर दें, मान लो कि ये जो पॉइंट पी है वहां पर एक कोई टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। मान लो कि यहां पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। अब ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट पर लगाएगा अपनी पूरी ताकत, है ना। इसने लगाई ताकत, कितनी ताकत लगाई? F। भैया फोर्स जो है ना वो ताकत है, वैसे ताकत एनर्जी होती है पर अपन फोर्स मान के चल रहे हैं। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स उसने उस पर लगाया। अच्छा, फोर्स कितना लगाया? तो हम जानते हैं कूलाम भाई साहब कुछ बोल के गए थे। क्या बोल के गए थे? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर मीडियम हो जाए, जिसका मान लो वो मीडियम K है, तो अगर वो मीडियम K है तो मैंने यहां K रख दिया और फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इन दोनों की वैल्यू Q नॉट, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। यही तो पढ़ा था लास्ट क्लास में, फिर बोल रहा हूं, नहीं देखी दोबारा जाके देख लो। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q नॉट बाय R स्क्वायर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अभी पढ़िए ना डेफिनेशन, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अरे यहां देखो, यहां लिख लेता हूं, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला ये लगा दो, तो ये F अपॉन Q नॉट, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू 1/Q नॉट से Q नॉट खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बाय R स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म देख ले, वेक्टर फॉर्म हिंदी में सदिश स्वरूप, है ना भाई साहब। हर चीज के अपने अपने रूप होते हैं भाई साहब। इसका भी ये E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बाय R स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है? सदिश स्वरूप में बदलने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है पता? अगर इधर वेक्टर लगा दें तो यहां पे भी चाहिए कि कोई वेक्टर हो। कौन है? क्या ये नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है। Q स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन R तो है ना, तो R का वेक्टर यहां पे आ जाए। पर क्या सीधे वेक्टर आएगा ना? बिल्कुल नहीं, पहले लगाएंगे R कैप, और इस R कैप को क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। क्या बोलते हैं साहब? इस R कैप को कहते हैं एकांक सदिश, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश। ठीक, अब ये हो गया, तो हम R कैप की वैल्यू रख दें।
आर वेक्टर बाय आर। सोचो ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 के क्यू क्यू, अच्छा ये आर इस आर से मल्टीप्लाई हो तो आर क्यूब, और ये आ गया इसके सर पे बाल, यानी वेक्टर लग गया, है ना भाई। तो ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक भाई, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का रीजन जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बात और ध्यान रखो, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं हिंदी में, इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसी को पेपर में या किताबों में वैद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। क्या है ना, हर चीज का निकनेम होता है, इसका भी निकनेम है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक सब, इतनी बातें क्लियर है? अरे होंगी, क्यों नहीं होंगी, सिंपल सी बात है यार। एफ इन दोनों के बीच में चार्ज की वजह से जो फोर्स लगाया वो ये हो गया, इस फोर्स को इस फॉर्मूले में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, देखो पूछे तो वेक्टर फॉर्म बताना, नहीं तो नहीं बताना। वेक्टर फॉर्म करें तो इधर वेक्टर उधर आर कैप का फॉर्मूला खोला, इसमें रखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो साफ तो कर लें यार। देखो बीच में ना क्लास मिस ना करियो, बीच में क्लास नहीं रोकना, क्योंकि तुम अगर बीच में छोड़ देते हो तो वहीं से तुम्हारा दिमाग वापस चला जाएगा, है ना। वैसे भी दिमाग तुम्हारा रबर बैंड की तरह है, जितना खींचो उतना खिंचता है, छोड़ दो वापस पहुंच जाते। ऐसा नहीं करना, क्लास देखना पूरी, ठीक है। चलो और अधूरे काम नहीं किया करो, पूरा पढ़ा करो, छोड़ा नहीं करो बीच में, समझे। चाहे फिर 2x में क्यों ना देख लो, पर पूरा देखना। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया चीज, एक ना कंपैरिजन लेकर आए। कैसा सर, एक तरफ हम ले ले रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक तरफ ले ले रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंपैरिजन मतलब फॉर्मूला वाइज कंपैरिजन। कैसा, देखो भाई समझो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हिंदी में स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़ा आपने, F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं इस पूरे को आप जो है जब न्यूमेरिकल करो तो सिर्फ कैपिटल के इस्तेमाल करो। क्या है ना, बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, वो नहीं जाएगा, के लिखो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बढ़िया है फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, है ना। हाँ एक चीज और, यहां जो एप्सिलॉन नॉट को देख रहे हो वो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है, हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, और इंग्लिश में कहलाता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी इन वैक्यूम, स्पेलिंग ध्यान रखना, W आता है, याद है कि नहीं है? हाँ ध्यान देना, ये एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हमें मीडियम के लिए चाहिए तो परमिटिविटी यानी एनी मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट के, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इससे एक बात और याद रखना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो होता है एप्सिलॉन R, और तब इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सापेक्षिक वैद्युतशीलता, सापेक्षिक वैद्युतशीलता, ध्यान रखना। और ये किसके बराबर होती है भाई, के, और के को कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक। के हो गया हमारा परावैद्युतांक। के तीन वैल्यू याद रख लो, के इक्वल टू 1 एयर या वैक्यूम के लिए, वैसे वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर नहीं यही याद रखो। के की वैल्यू 81 वाटर के लिए, के की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट,
इस पर ना बेटा स्टार लगा लो, तुम स्टार लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटी, मेटल या धातु के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं, मेटल या धातु के लिए। ये जो मैं बातें लिख रहा हूं ना, छाप लियो दिमाग में, बहुत बातें काम की हैं भाई साहब। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और इसकी यूनिट मात्रक, वो समझो कहां पे हो रहा है, देखो कहां पे होता है, मात्रक बना ले, कैसे बना ले। अच्छा एक बात समझो, हमारे पास जो f है इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, ये अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए तो ये क्या हो गया 1/4πf q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी यूनिट बनाओ तो ये कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, ये मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो गई भैया यूनिट। और रुको, अभी डायमेंशन देखो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, कूलाम चार्ज 80 स्क्वायर, ये ml t-2, मैंने कहा था 3 डायमेंशन याद रख लो, उससे ज्यादा रखने नहीं है। m ऊपर गया -1, l कितना हो गया 3 -3, t-2 ऊपर गया प्लस का t4 a2, ये क्या हो गई डायमेंशन इसकी, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। बहुत पूछते हैं, ध्यान रखो। चलो अगर तुमसे पूछ ले 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, कितनी 9 इंटू 10⁻9। और अगर सोचो ये निकालना है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब अरे कुछ नहीं यार, इसकी यूनिट उल्टी कर दो, किसकी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को उल्टा कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, ये उल्टा कर दो। और क्या लिखना है, अगर इसकी यूनिट बनाओगे तो इसकी यूनिट उल्टी कर दो, यहां जो पावर माइनस में है, अगर यूनिट बनानी है, वैसे पूछेगा, इसकी यूनिट तुमसे नहीं पूछेगा, इसकी यूनिट तुमसे नहीं पूछी जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि देखो मैं कर रहा हूं उसको साफ, ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से, ले लिया, चलो आगे देखो, अब करेंगे दोनों को कंपेयर। बस एक बार पूरा पढ़ लो, फिर अपन देखो धड़ाधड़ सवाल करेंगे। हाँ, अब करें कंपेयर। तो भाई फोर्स 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते रहो, सामने देखते रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q1, नहीं इसमें q2 नहीं आएगा बेटा, q अपॉन r स्क्वायर, अभी दिखा है ना, या k q अपॉन r स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती हैं 2 यूनिट, दोनों याद रखनी है, कौन कौन सी, पहला न्यूटन पर कूलाम, दूसरा वोल्ट पर मीटर, दोनों याद रखो, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर। एक और याद रख लो, वोल्ट, जो वोल्ट होता है वो होता है जूल पर कूलाम, तो ये हो सकती है जूल पर कूलाम मीटर, आजकल ये भी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो 3 याद रख लो, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलाम मीटर, ये तीनों इसकी यूनिट है, याद रख लो। डायमेंशन बनानी है, बना लो, क्या दिक्कत है डायमेंशन के लिए। न्यूटन फोर्स mL/t-2, कूलाम चार्ज 80, ऊपर करो mL/t-3 a-1, हो गया डायमेंशन, हो गए। चलो आगे आओ, तो मालूम है ना भाई, न्यूटन है ना, फोर्स मतलब कॉपीराइट है भाई साहब, न्यूटन भाई साहब का, समझे। देखो फोर्स के बाद क्या पढ़ा, हाँ भाई, फोर्स के बाद फोर्स में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा,
एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और ऐसे आगे 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 आगे, ठीक है। ऐसे यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और आगे 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 आगे, ठीक है। अब और क्या बातें पढ़ ली हमने? पढ़ा कि सर अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा, इनके बीच में एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट बीच से, ये फोर्स की बात हो गई। क्या लिख लोगे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक भाई। और डायरेक्शन किसी एक से, मान लो अल्फा, tan अल्फा, क्या F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक बेटा। यहां देखो फटाक से, वही कहानी इसमें यार, वही है मेरे भाई, कुछ नहीं है नया, सेम है। बस F की जगह E हो गया, F की जगह E हो गया, पूरा एंगल थीटा, यहाँ पे अल्फा कितना हो गया? E अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, छापते जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? tan अल्फा, डायरेक्शन यहां से अल्फा वाली, तो क्या हो गया? E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है भाई। अभी समझो एक छोटी सी बात, उसके बाद खत्म करते हैं, मतलब टॉपिक खत्म नहीं कर रहे हैं, बस ये कहानी खत्म हो रही है। मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, दो कंपोनेंट बना दो, ये थीटा, तो जहां थीटा वहां कॉस, E कॉस थीटा, और ये E साइन थीटा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इसमें अगर मान लो ये है F, तो दो कंपोनेंट, जहां थीटा वहां कॉस, F कॉस थीटा F साइन थीटा, बस इतना, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक बेटा। इतना पढ़ लो, तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाक से, ले लिया, चलो। चलो आगे देखें, आगे ये तो बैक जा रहे हैं। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब वैद्युत बल रेखा है जी, हिंदी में वैद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा, इनकी प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, मतलब नहीं देख पाओगे तो समझा तो रहा हूं ना। देखो पहली कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यहां दिखाते हैं, इसी बना देता हूं, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट, ध्यान रखना इसके आगे नहीं जाती, खत्म हो जाती है ना। क्या मतलब? सर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज से एक एरो निकालो, जैसे परशुराम का पी, जैसे परशुराम का पी, ठीक बेटा। और उसके बाद यहां बनाओ नेगेटिव चार्ज, मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज बोझ है नागार्जुन पर, है फिल्मों का हीरो, नहीं साउथ का हीरो नहीं, समझ लियो। ये पॉजिटिव चार्ज, ये परशुराम का तीर निकला बाहर, जाके लगा नागार्जुन के सर पर, ठीक है। पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव पे जाके खत्म, आगे नहीं जाने वाला, खत्म, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे जाके खत्म, पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव पे जाके खत्म, ऐसे बेटा, ऐसे
ये पहली बात हो गई तुम्हारी। दूसरी बात क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब क्या यार, थ्योरी वोरी पढ़ने में मजा नहीं आता, समझ लो। कैसे समझोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मैंने बना दी वैद्युत बल रेखा। अब मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। तो वो जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, उस टेंजेंट जो हमने इसके ऊपर ड्रॉ की, वो डायरेक्शन होगी बेटा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। समझ रहे हो, अपॉन नहीं है ये स्लैश बना हुआ मैंने, किसी जो हमने यहां से यहां तक वैद्युत बल रेखा बनाई है, उसके ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा। तीसरी बात, द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ। मतलब भाई साहब, जो जितनी ज्यादा पास होंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, और जितना ये दूर होती चली जाएंगी, वहां पे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी कम हो जाएगी। सिंपल। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास, वहां वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर, वहां वैद्युत क्षेत्र बहुत कम। बस स्ट्रेंथ, ताकत को बताती है ना। उस आगे आखिरी बात कि ये हमेशा एक सतत वक्र बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं लिख दूं यहां पे, क्या वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, सतत वक्र बनाती हैं, ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस कर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस कर्व। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। बस ये 4-5 बातें और कहानी खत्म। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा, है ना। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ना, दांत से नहीं, समझ लो, काटती मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, दे नेवर फॉर्म अ लूप, ये कभी एक लूप नहीं बनाती। ये बातें हैं, बस इतनी सी बातें, बस इतनी सी बातें आप याद रखें, काम खत्म। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। चल जल्दी लो, आगे बढ़े। देखो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बात आई इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहली बात क्या है, ये निकाय सिस्टम। कैसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हैं, जिसमें दो चार्जेस हैं, और ये दोनों चार्ज में दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम की, मतलब 2 माइक्रोकूलम है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना। जिसमें दोनों की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। ठीक है ना। तो अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस, तो ये माइनस क्यू होगा। ठीक, एक गड़बड़ हो गई बेटा, है ना, एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई बता दो, चलो जान लो। ये जो एरो है ना बेटा, ये गलत है, ये एरो गलत है, ये एरो गलत है। क्यों गलत है सर? सर क्या है ना बेटा, ये जो चीज है ना, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायरेक्शन अलग अलग होती है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है। सही तो है, अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। समझो क्या कहानी है, प्लस चार्ज और दूसरा
माइनस चार्ज, है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को लेकर डिस्कशन है। चलो वो छोड़ो, पहले समझो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, है ना, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल डिस्टेंस। सर कितनी स्मॉल डिस्टेंस? सर ये डिस्टेंस इतनी कम होती है कि ये माइक्रोमीटर में हो सकती है, ये फर्मी में हो सकती है, ये एंगस्ट्रॉम में हो सकती है ना, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो वहां रखे होते हैं। सर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आप HCl ले लो, HCl मतलब सर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में डायपोल, है ना। आप कुछ और बना लो, न्यूक्लियस ले लो, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन हो गया और न्यूक्लियस के बाहर घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों पर चार्ज सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डायपोल। ठीक है बेटा। उसके बाद मान लो H2SO4 लिख लो, है ना, H2SO4 ले लो, SO4 पे होता है डबल नेगेटिव, H पे हो जाएगा डबल पॉजिटिव, क्या बन जाएगा? डायपोल। क्लियर है बेटा? तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ठीक है, वो छोड़ो, पहले डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। इससे पहले डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिजिक्स में P, केमिस्ट्री में म्यू, है ना। P क्या होता है? Q इंटू 2L, चार्ज कोई एक, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ पे A लिखी है तो A ले लो, ठीक है। चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है बेटा? प्लस से माइनस की ओर नहीं, ये होती है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में होती है माइनस से प्लस, जहां तक मुझे याद है माइनस से प्लस होती है ना, केमिस्ट्री में, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का डायपोल मोमेंट को लेकर। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ और केमिस्ट्री में कुछ और। पर टेंशन मतलब इतना ज्यादा टेंशन का काम है नहीं। अरे यार, हिंदी में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति ये लिखा, ठीक, ये है अक्षीय स्थिति, ठीक। चलो, तो हम डेरिवेशन नहीं करने वाले, टेंशन मतलब। जल्दी से एक्सियल कंडीशन, पहले तो एक्सियल का मतलब समझो बेटा। यहां रखा है माइनस चार्ज, यहां रखा है प्लस चार्ज। एक्सियल कंडीशन क्या होगा? जैसे डायपोल रखा है, उस डायपोल जिस तरह से वो रखा हुआ है उसकी आसपास कोई भी लाइन ड्रॉ करो तुम, वो उसकी एक्सियल लाइन कहलाएगी। ये एक्सियल लाइन होगी, ये पूरी की पूरी एक्सियल लाइन होगी। डायपोल ऐसे रखा है तो ये एक्सियल लाइन हो जाएगी। मान लो मैंने डायपोल को ऐसे रख दिया, अगर मैंने डायपोल को ऐसे रख दिया तो बेटा ये एक्सियल लाइन होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये एक्सियल लाइन होगी। और एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। कितना होता है? 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, न्यूटन पर कूलाम। और नॉन एक्सियल क्या होती है सर? ये हो गई निरक्षीय स्थिति, है ना। हिंदी मैं बोल रहा हूं इतनी अच्छी भाषा है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ ही नहीं आती। कंप्यूटर समझो, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? ये डायपोल और डायपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाए उसको बोलते हैं निरक्ष। अच्छा सुनो 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 सुनो, बहुत जरूरी बात। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, हिंदी में अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भाई साहब 3 नाम है इसके एक्सियल कंडीशन के। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन, ठीक है। और क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं जो है एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। ये नाम याद रखना। नॉन एक्सियल को बोलते हैं ट्रांसवर्स कंडीशन,
और क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड कंडीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन कंडीशन, और इसको तो एक और नाम दिया जाता है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, चलो, तो क्या फॉर्मूला होता है सर, नॉन एक्सियल की कंडीशन में फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε के P/r3, खाली 2 का फर्क होता है, खाली 2 का फर्क होता है, मतलब ये एक्सियल और ये नॉन एक्सियल। तो एक्सियल में मतलब नॉन एक्सियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सियल बन गया। मतलब तुम याद रख सकते हो कि जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल में, वो ट्वाइस होती है नॉन एक्सियल की, वो ट्वाइस होती है नॉन एक्सियल की। ठीक बेटा, तो ये हो गया पूरा डेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल, दो अपोजिट चार्ज है ना, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। डायपोल मोमेंट किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के डिस्टेंस। और एक्सियल कंडीशन में उसकी एक्सिस पर कहीं पर हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε के 2p/r³ होती है, और नॉन एक्सियल कंडीशन में 1/4πε के p/r³ होती है। ठीक है, इतनी बातें हैं, नोट कर लो, छाप लो, और अब आगे देखते हैं। हो गया, चलो। तुमको 2x से देखने का मौका मिले 2x पे देखो, पर वीडियो पूरा देखो गुरु, है ना भाई। सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है ना। चलो, टॉर्क ऑन रोटेटिंग डायपोल, द्विध्रुव को घुमाने के दौरान न देखो कहां आ गया, कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव को घुमाने के दौरान कार्यरत बल आघूर्ण। कोई डायपोल है ऐसे, और वो डायपोल रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कोई डायपोल ऐसे रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, थोड़ा नीचे बना देते हैं, समझ में आना चाहिए भाई, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल रखा है। अब इस डायपोल को यहां से घुमा दिया, घूम गया, है ना। हमने इसको घुमाया ऐसे, इसको जब हमने यहां घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, कितना, थीटा एंगल। अब यही डायपोल है जो ऊपर आ गया, कोई नया डायपोल नहीं है। इसको हमने ऐसे घुमा दिया, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस था 2l। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो उधर ही लगेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है ना बेटा, तो इस तरह से फोर्स लग गया। अब हम निकाल रहे हैं टॉर्क, बल आघूर्ण, यानी टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक क्लास में बहुत कुछ सीख रहे हो। बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा, है ना। चलो, टॉर्क टाउ हो गया, ये फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई अगर ये 2l है और ये थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l sin थीटा। कितनी हो गई, 2l sin थीटा। फोर्स कितना, Q इंटू ई, फॉर्मूले से। अब ये जो Q इंटू 2l है इसको लिख देंगे P, और ये हो जाएगा PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इस पर वेक्टर है तभी तो साइन है, और साइन है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा साहब, क्रॉस प्रोडक्ट। सर मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई, और ये होगी कब, जब साइन थीटा 1 हो, जब साइन थीटा 1 हो। और साइन थीटा 1 कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है,
बस इतनी सी बात याद रखो, थीटा 0 हो जाए तो फिर टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलेंगे मेरे, अब आते हैं आगे। हाँ, अब सवालों की बात आ गई, रुक जाओ वापस आते हैं। अब देखो तुम कैसे सवाल लगते हैं, फटाक 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 फटाक। एक बार नहीं देख पाओ, दोबारा देखो, बार बार देखो, पर जब तक समझ में नहीं आए तब तक सवाल नहीं छूना, है ना। और अगर एक बार देखने पर, दो बार देखने पर, तीन बार देखने पर समझ नहीं आ रहा तो पहले सवाल देखना, फिर दोबारा इसको पढ़ना। क्वेश्चंस करते रहो यार, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है, समझे। प्रैक्टिस आइंस्टीन जैसे इंसान को महान बना सकती है, सोचो क्या नहीं कर सकती। हमारे सामने एक क्वेश्चन था यार, देखो कहां गया, देखो कहां गया, ये रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अब तुम सबको पता है, अब तुम सबको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? सर क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें दिख रहे हैं फॉर्मूले, तो अब तो पता है ना। अभी देखो हमने क्या देखा था, F इक्वल टू, एक मिनट, F इक्वल टू क्यू इंटू ई देखा था, या E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। F फोर्स, Q चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, ऑप्शन बी सही हो गया। बस अब देखो तुम ऐसे लगते हैं सवाल, ठीक है। अब अयो बैक 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 बैक, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, गिरा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लो अब कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सब बेटा पेपर में आए हुए हैं, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर अब पता है दो होती हैं, कौन कौन, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। सब वैसे ही नहीं दिख रही, जूल पर कूलाम हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, तो यही आंसर है, खत्म, निबट गई कहानी, है ना। चलो आगे देखें, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी, जाहिर सी बात है। क्या किसी भी चार्ज नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अगला सवाल क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश क्या पढ़ा है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहां है आंसर, गिरा, हो गया, खत्म, आगे बढ़े। अगला क्या है, अगला है इफ Q इज डबल डिस्टेंस इज हाफ। ये साफ कर दिया विनाश, है ना, भूल जाता है विनाश, हो जाती गलतियां। देखो क्या हमारे पास क्या क्वेश्चन, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सुनो, जैसे वो बताया था ना, पहले वैसे देख लेते हैं, के क्यू आर स्क्वायर, क्या कह दिया, Q इज डबल, आवेश दुगना कर दो, Q हो गया 2Q, ठीक है, R कितना, R को कर दिया आधा, हाफ, यानी R से हो गया ये R बाय 2। सोचो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे का 2 का स्क्वायर 4, नीचे से 4 ऊपर जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर में 8 आना चाहिए। ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन ये हो गया, पर क्या ऐसे करें, नहीं, अगर बनाना है ना तो बना सकते हो, कैसे, ऐसे, सर के कांस्टेंट है तो ये बाकी क्यू अपॉन आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फॉर्मूला बनाना है, बना दो, Q2 अपॉन Q1, R1 अपॉन R2, इनवर्सली है ना तो उल्टा आएगा, Q2 कर दिया डबल, कितना कर दिया डबल, R1 वही रहा, R2 R1 बाय 2 कितना आएगा सर, कट पिट के 8 ही तो आएगा, और नीचे का E1 ऊपर चला गया तो 8 E1 हो गया E2, और E1 को E बोल दिया तो 8 ही आंसर, बात खत्म। हाँ, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी तो बताया था, अब भी बताई बात, क्या बताया, कहां से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओरिजिनेट निकलती कहां से हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पर होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। अगला क्या, टचिंग टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, सर 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 ये नहीं पढ़ा सर, कोई बात नहीं बेटा, पहले ये पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं। क्या है सर, सर टचिंग मेथड है, अरे ये बात लेकिन मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताई थी, नहीं बताई, कोई बात नहीं, यहां देखो क्या करना है, समझो, जब दो चार्जेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, चाहे उन दोनों को टच करा दो, चाहे एक वायर से जोड़ दो, तो पहले उनके चार्जेस ऐड होते हैं, अभी ऐसे ही पढ़ो, आगे चल के फिर बदलेगी कहानियां, और फिर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे,
इस तरह से, बस यही करना है। यहां पे क्या कह रहे हैं, दो चार्जेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तो जो चार्ज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। चार्ज डबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। चार्ज इक्वल हो जाएगा। चार्ज कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक पर चार्ज 6 माइक्रोकूलम है, दूसरे पर 2 माइक्रोकूलम है, इन दोनों को टच करा दिया। अरे इनकी वैल्यू रख लो यार, 6 2 कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 को आधा कर दो तो कितना हो गया, 4 और 4, खत्म, उड़ गया सवाल। कितना हो गया, 4 और 4, 4 और 4। ठीक है, आगे चले। क्या कहा, अनइक्वल रेडियस के टू स्फीयर्स। ये बेटा याद रख लो, अगर आप अनइक्वल रेडियस के दो स्फीयर्स को एक दूसरे से मतलब दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी रेडियस बेसिस पर होता है, मतलब वो डिपेंड करता है रेडियस पर, उनके साइज पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। आगे आ जाओ, सवाल क्या है, 10 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम दोनों को टच कराया, टच कराने के बाद उन पर फोर्सेस कैसे होंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये लो, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया, ये हो गया -2। 10 -2 कितने हो गए, 10 -2 कितना हो गया, 8। डिवाइड करने के बाद दोनों मतलब उनको जो है तोड़ने के बाद +4 दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, अरे यार गलत टच लगा देता है ना, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स। आगे देखें कहानी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो इक्वल चार्ज, दोनों का नेचर अपोजिट, दो इक्वल चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दोनों का नेचर ऑपोजिट। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी भाई साहब, ये आपने ये एमसीक्यू लगा लिया ना तो कभी भूलोगे नहीं कुछ। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, पी पे वेक्टर होता है, पी पे वेक्टर होता है, डायपोल मोमेंट पी क्यू इंटू 2l वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नहीं रहा याद, अरे यार देखो ये यहां आंसर अब साफ करते थे। ठीक है, आगे हाँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चार्जेस +2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अब इसको हटा देते हैं, कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, +2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस लिखा है बेटा, एक प्लस का दूसरा माइनस का, यानी ये क्या है, डायपोल। क्या ये डायपोल, डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर। सबसे हलवा क्वेश्चन, Q इंटू 2l, Q कितना 2, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 2l पूरा बेटा, ये पूरी डिस्टेंस ही 2l होती है तो वो कितनी है 1, यानी आंसर 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम मीटर यूनिट होती है। छप गया, छप गया। आगे देखें, ठीक है, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अपोजिट होती है, अलोंग डायपोल मोमेंट होती है, 0 होती है या एक्सिस के अलोंग होती है। अच्छा एक मिनट समझो, समझो पहले जरा, ये है -q और ये है +q और ये है इसकी नॉन एक्सियल लाइन, ये क्या है नॉन एक्सियल लाइन। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच से जाता है। कहानी ये है कि यहाँ दोनों एंगल सेम होते हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो जो डायपोल मूवमेंट होता है, जैसे डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से होती है प्लस की ओर। कहाँ होती है भाई, माइनस से प्लस की ओर, है ना। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही, रिजल्टेंट बीच से जाएगा ना। सोचो अगर यहाँ प्लस कर दें और नहीं, सही है, तो क्या देख रहे हो तुम, अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट। मजा आ रहा है। आगे देखो, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, सॉरी, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर फील्ड कहाँ होती है, ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये -q, ये +q, ये पॉइंट कोई एक्सियल पर इसने लगाया इधर, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इधर, रिजल्टेंट भी इसी पर कहीं होगा, तो अलोंग एक्सिस। कहाँ होगा, अलोंग एक्सिस। आगे देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने पर टॉर्क, अभी तो पढ़ाया PE sin थीटा, कितना पढ़ाया PE sin थीटा, उसके बाद T sin थीटा पर ये न्यूमेरिकल है, इसको हटा। कितने थोड़े बहुत क्वेश्चंस और होंगे, बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, टेंशन ले लो, फटाक से खत्म करते हैं।
और ये तो सीधा हो गया बेटा, क्या हो गया, टॉर्क पी ई साइन थीटा, पी कितना दिया 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5 न्यूटन पर कूलम, एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 2 से 2 कटा, आंसर 5। बेटा जब एमसीक्यू ना तो फुर्ती दिखाया करो, सॉरी टॉर्क है कूलमीटर नहीं, न्यूटन मीटर में आंसर आएगा, सॉरी, ठीक है। उड़ गया सवाल, चलो चलिए 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 बढ़ते चलते हैं अपन जल्दी जल्दी, ये मुझे बताया बोर हो गया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये हो गई हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड की कहानी, यानी चैप्टर 1 2 क्लासेस के अंदर पूरा हो गया खत्म। और ये 2 क्लासेस सबसे धमाकेदार हो जाएंगी, ढंग से पढ़ लियो, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और हाँ ध्यान रखना, ये जहां जहां मैंने जो जो चीजें बताई हैं, अगर आपके पास नोट नहीं है तो नोट कर लेना, ठीक से लिख लेना, है ना, बार बार रिवाइज करते रहना, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस तुम्हें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे कि तुम भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। तो खत्म करें आज की कहानी, है ना। अब हम अगला जो चैप्टर है गॉस थ्योरम, एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा, देखना मत भूलना, ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू।